एक समय की बात है। एक शहर में दो व्यापारी भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम था आर्यन और बड़े भाई का नाम था शौर्य। आर्यन अपनी पत्नी मीरा के साथ एक सुंदर हवेली में रहता था और अपने बीमार पिता राजेंद्र प्रसाद की सेवा में लगा रहता था। दूसरी ओर शौर्य अपनी पत्नी अनुष्का के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से किराए के घर में रहता था। अनुष्का अपने ससुर और देवर के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वे अलग रहते थे। एक दिन शौर्य और अनुष्का अपने गांव से वापस आए। आर्यन ने अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान किया और उनका दिल से स्वागत किया। पूरा परिवार कुछ समय के लिए एक साथ बहुत खुश था। एक दिन मीरा ने आर्यन से कहा, हमें आज देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहिए। मीरा, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम जानती हो कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे भैया और भाभी भी तो आए हुए हैं। हम पिताजी को उनके पास छोड़कर जा सकते हैं। वे एक दिन के लिए मना नहीं करेंगे। ये थोड़ी ही देर की बात है, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। आर्यन मान गया और मीरा को शौर्य और अनुष्का को बुलाने के लिए कहा। मीरा ने अनुष्का के पास गया। भाभी, हम थोड़ी देर के लिए मंदिर जा रहे हैं। क्या आप पिताजी का ध्यान रख लोगे? हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अनुष्का ने तुरंत हाँ कह दिया और बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जाओ आराम से, हम है ना, हम ध्यान रख लेंगे। थोड़ी ही देर बाद आर्यन और मीरा मंदिर के लिए निकल गए। तभी राजेंद्र प्रसाद की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अनुष्का को पुकारा। अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? क्या हुआ पिताजी? लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से आर्यन और मीरा को वापस बुला लो। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। अनुष्का कुछ देर सोचती रही। लगता है इस बूढ़े के जाने का समय आ गया है और यह अपनी विरासत का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी विरासत हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे शहर में खुशी खुशी रहेंगे। अनुष्का ने जाकर अपने पति शौर्य को सब कुछ बताया। शौर्य अपने पिता के पास आया। क्या हुआ पिताजी, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसीलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। जल्दी से आर्यन और मीरा को बुला लो। शौर्य ने झूठ बोला। पिताजी, मैंने देखा, लेकिन वे दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम उन दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से व्यावसायिक रहस्यमय और बहुमूल्य व्यापारिक दस्तावेज जमा किए थे, ताकि तुम दोनों को कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके कमाओ। लेकिन यह मेरा अंतिम समय है, इसीलिए मैं तुम दोनों को उन रहस्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। तो तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने उन रहस्यमय दस्तावेजों को मिट्टी के बर्तनों में छिपा दिया था, ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। इतना कहकर राजेंद्र प्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। शौर्य ने निराश होकर कहा, ओह बुढ़े, कम से कम इतना तो बता देता कि कहाँ छिपा कर रखा है उन दस्तावेजों को। चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह से हम उन दस्तावेजों को ढूंढ ही लेंगे। सुनो जी, अब आप ये सब अपने छोटे भाई को मत बताइएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं बताऊं? अजी, तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। लेकिन हम उन दस्तावेजों को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे? वह भी आर्यन के रहते हुए उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना। अनुष्का ने शौर्य को दस्तावेज ढूंढने की तरकीब बताई। वाह भाग्यवान, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी आर्यन और मीरा मंदिर से वापस घर लौट आए। आर्यन ने अपने पिता को देखकर कहा, अरे पिताजी, आपको क्या हो गया? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा?
भाई, ये सब तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले हुआ। पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वे हमें छोड़कर चले गए। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो पिताजी। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म खत्म हो गए। घर खाली सा हो गया। फिर एक दिन शौर्य ने अपने छोटे भाई आर्यन से कहा, सुनो भाई आर्यन, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी मीरा को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी व्यापारिक विरासत और यह घर मेरे नाम कर दिया है। क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। यह सुनकर आर्यन बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद आर्यन ने कहा, अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। वे तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि आर्यन को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी है। नहीं भाभी, ये गलत है। पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। आर्यन, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसीलिए मैंने हमारे शहर के व्यापारिक संघ के मुखिया को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद मुखिया जी वहां आए और राजेंद्र प्रसाद के लिखे हुए खत को पढ़ा। मैं राजेंद्र प्रसाद इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे सारे व्यापार और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे शौर्य के नाम होगी और छोटे बेटे आर्यन के नाम। शहर के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे जो छोटी सी व्यापारिक झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन कर रहा हूँ। मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है वह सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही शौर्य और अनुष्का बहुत खुश हो गए। शौर्य ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, अब आप आर्यन को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाए। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं। पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपने पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया जी बोले, आर्यन, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार शहर के बाहर की झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वह झोपड़ी तो पूरी तरह से खराब है। हम भला वहां कैसे रहेंगे? अरे, इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को वही परिणाम मिला जैसा तुमने पिताजी के साथ किया, और हमें भी वैसा ही परिणाम मिला जैसा हमने पिताजी के साथ किया। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम लोग भी पिताजी की बहुत सेवा करते थे। देखिए मुखिया जी, इन दोनों को समझा दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस न करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। देखो आर्यन, तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार यह घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर ये लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चलो मीरा, अब यह घर हमारा नहीं है। लेकिन जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो वे हमें बता सकते थे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं मीरा, भैया भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे, हमने पिताजी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें भैया भाभी का क्या दोष है? चलो अब यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वे दोनों वहां से चले गए। तभी शौर्य अपनी पत्नी अनुष्का से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। पिताजी के छिपाए हुए सारे व्यावसायिक दस्तावेज भी हमारे हो गए
और यह घर भी हमारा हो गया। अजी, अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के कागजात बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब व्यापार हमारा है और मकान भी हमारा है। अब हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुखिया जी आर्यन के पास आते हैं। पता नहीं आर्यन, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? यह बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा शहर जानता है कि तुम्हारे पिताजी की सेवा सबसे ज्यादा किसने की है। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हमें लेकर इतनी नफरत थी, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आर्यन, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर मुखिया वहां से चले गए। आर्यन अपनी पत्नी मीरा से कहता है, मीरा, अब हम क्या करें? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे। वे हमसे बहुत प्यार करते थे। तुम कल मुखिया जी के पास जाओ, वे तुम्हें कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब चलो अंदर चलते हैं और सफाई करते हैं। मीरा झोपड़ी के अंदर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद घर के अंदर से मीरा आवाज लगाती है। आर्यन जल्दी से घर के अंदर जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, सफाई करते समय मुझे 4 मिट्टी के घड़े मिले हैं। क्या हो सकता है इसमें? आर्यन घड़ों को खोलकर देखता है। वे सारे घड़े महत्वपूर्ण व्यापारिक दस्तावेजों से भरे हुए थे। मीरा, अब मैं समझा कि पिताजी ने हमें ये झोपड़ी क्यों दी है। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता हूँ। फिर आर्यन मुखिया जी के घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब मुखिया आर्यन के घर उन दस्तावेजों को देखने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। एक दिन शहर का एक आदमी शौर्य के पास आता है और कहता है, शौर्य भाई, गजब हो गया। अरे भाई, क्या गजब हो गया? क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे भाई आर्यन की झोपड़ी में 4 बहुमूल्य व्यापारिक दस्तावेजों से भरे घड़े मिले हैं। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो। यह बात पूरे शहर को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। फिर शौर्य अपनी पत्नी अनुष्का के पास जाकर कहता है, अरे अनुष्का, पिताजी ने सारे दस्तावेज उस झोपड़ी में ही छिपा कर रखे थे। चलो देखते हैं। और फिर वे दोनों आर्यन के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर शौर्य अपने छोटे भाई से कहता है, आर्यन, यह सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए यह धन इस झोपड़ी में छिपा कर रखा था। इसका मतलब आपको खजाने के बारे में पहले से मालूम था? हाँ हाँ, मुझे पहले से ही मालूम था। पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था इस धन के बारे में, लेकिन यह नहीं बताया था कि यह धन कहाँ रखा हुआ है। आपने तो मुझे किसी खजाने के बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। अरे आर्यन, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम कब का इसको ले लेते। तभी पास में खड़े मुखिया जी बोल पड़े, शौर्य, तुम दस्तावेज को अपने साथ नहीं ले जा सकते। कानूनी तौर पर यह झोपड़ी आर्यन की है, इसीलिए इन दस्तावेजों पर भी उसका ही अधिकार है। अरे मुखिया जी, कागजात नकली हैं। पिताजी के मरते समय हमने धोखे से उनका अंगूठा एक खाली पन्ने पर ले लिया था और उसकी मदद से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी। शौर्य, यह तो तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने एक मरते हुए आदमी का अंगूठा लिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। ये सब मैंने ही इनसे करने को कहा था। हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत राजा के पास लेकर जाऊंगा। आर्यन ने राहत की सांस ली और कहा, इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वे मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हाँ भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वे अपने आखिरी समय में भी तुम्हें बुलाकर हम दोनों को दस्तावेजों के बारे में बताना चाहते थे, मगर मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, इसका मुझे कोई दुख नहीं है।
लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाओ। शौर्य और अनुष्का के हाथ में कुछ भी नहीं लगा और दोनों वहां से चुपचाप चले गए।